छत्तीसगढ़ सरकार के एक फैसले के बाद सूबे में हंगामा मच गया है। दरअसल राज्य सरकार ने जमीन की गाइडलाइन दरों को बढ़ा दिया है और इन दरों के बढ़ने के बाद राज्य के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन भी हो रहे हैं। लेकिन तकनीकी तौर पर बढ़ाने की वजह क्या है, ये जानने और समझने के लिए हम राज्य के मंत्री, वित्त मंत्री, पंजीयन मंत्री ओम प्रकाश चौधरी जी के पास पहुंचे हुए हैं। इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपका। जी जय जोहार। आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत मेरा प्रणाम, जय जोहार। लेकिन जो हंगामा मच रहा है उस बारे में समझना बेहद जरूरी है इस जी बार। जी जरूर जी। और गाइडलाइन दरों को जिस अनुपात में जी सरकार ने बढ़ाया है, जी अचानक इस अनुपात में बढ़ाने की वजह? देखिए आशीष जी, ये बहुत ही तकनीकी तौर पे इसको समझने की ज़रूरत है कि जो हमारे छत्तीसगढ़ में गाइडलाइन रेट थे वो स्क्वायर फीट रेट पे अलग होता था और हेक्टेयर रेट पे अलग होता था। तो स्क्वायर फीट रेट में जो कैलकुलेशन होता है और हेक्टेयर रेट में जो कैलकुलेशन होता है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर रहता था। और उसके कारण से क्या होते थे कि जो लैंड एक्विजिशन के जितने भी केसेस होते थे, तो जो बहुत सारे गलत लोग, नेगेटिव लोग स्कैम करते हुए उसको अनावश्यक रूप से ज़मीनों को टुकड़े टुकड़े में बांट करके सैकड़ों करोड़ रुपया का स्कैम कर देते थे। उसके वजह से स्क्वायर फीट रेट के कारण बहुत सारी दिक्कतें आती थी और भारतमाला प्रोजेक्ट में बहुत बड़े बड़े स्कैम हुए। ये CBOW में बड़े बड़े केस चल रहे हैं। और जैसे एक उदाहरण मैं दूंगा कि बिलासपुर के अरपा भैंसाझार प्रोजेक्ट में लगभग शायद 300 करोड़ का प्रोजेक्ट था, लेकिन 850 करोड़ के लगभग उसमें लैंड एक्विजिशन का केस लग गया। कोई 100 करोड़ का रोड बनाना है, अब वो गलत तरीके से करते करते उसको 100 करोड़ का रोड बनाना है, पता चला कि 500-700 करोड़ का उसके लिए लैंड एक्विजिशन करना पड़ रहा है, 100 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट। इस तरह के केस आते थे। उसके कारण से लगभग 12-13 हज़ार करोड़ रुपए के भारत सरकार से बनने वाली अनेक परियोजनाएं लटक गई थी। तो उसके संदर्भ में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में बात आई। आदरणीय PWD विभाग को देख रहे हमारे उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी के संज्ञान में बात आई। तो फिर कैबिनेट ने निर्णय लिया कि भाई चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करनी चाहिए। चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई। पंजीयन विभाग के अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ, अलग अलग स्टेक होल्डर के साथ उन्होंने अलग तरह से ये कमेटी दरों के निर्धारण के लिए था। ये कमेटी, ये जो समस्या आ रही थी उसके लिए कि भाई एक स्क्वायर फीट रेट आ जा रहा है, लैंड एक्विजिशन नहीं हो पा रहे हैं, भारत सरकार के 13,000 करोड़ के प्रोजेक्ट रुक जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना है, इसके लिए वो कमेटी थी। तो उसे सब प्रकार से अध्ययन किया और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्क्वायर फीट रेट को समाप्त किया। तो उसी तारतम्य में कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि भाई ये चीज़ स्क्वायर फीट रेट समाप्त किया जाएगा। और उससे क्या होगा कि भाई अब जहाँ पे एक्चुअल में स्क्वायर फीट पे किसी को मुआवजा मिल रहा था, स्क्वायर फीट पे रेट कैलकुलेशंस किसी को ज़मीन अधिग्रहण में मुआवजा मिल रहा था, उसका तो अगर स्क्वायर फीट रेट ख़त्म हो जाएगा तो एकाएक उसका वैल्यू कम हो जाएगा। इस दृष्टिकोण से हेक्टेयर रेट पे उसको बैलेंस करने के लिए कुछ जगहों पे 200-300% तक की वृद्धि करनी पड़ी थी। तो अगर आपको जो भारत सरकार के प्रोजेक्ट्स हैं, जो लैंड एक्विजिशन है, उसको भी देखना है, तो इस प्रकार से कुछ जगहों पे ये चीज़ हुआ है। दूसरा चीज़ जो मेजर हुआ है इंक्रीमेंटल का, कि इंक्रीमेंटल का जो एक प्रावधान है कि इंक्रीमेंटल में जैसे पहले क्या होता था कि नगर निगम क्षेत्रों में 50 डिसमिल से ऊपर की ज़मीन है तो उस पर हेक्टेयर रेट लगता था। नगर पालिकाओं में 37 डिसमिल से ऊपर का रेट है तो उस पर हेक्टेयर रेट लगता था। नगर पंचायतों में 25 डिसमिल से ऊपर का ज़मीन है तो उस पर हेक्टेयर रेट लगता था, उससे नीचे स्क्वायर फीट रेट लगता था। तो इस कैलकुलेशन के कारण क्या होता था कि किसी का मान लीजिए 40 डिसमिल ज़मीन है नगर निगम क्षेत्र में, तो उसका जो वैल्यूएशन होता था वो 60-70 डिसमिल के वैल्यूएशन से ज़्यादा होता था। अच्छा, 70-80 डिसमिल जमीन का वैल्यूएशन 40 डिसमिल के ज्यादा हो गया से कम हो जाता था। 70 डिसमिल का वैल्यूएशन 40 हो जाता था, 40 ज्यादा हो जाता था, 40 का ज्यादा हो जाता था, जो कि प्राकृतिक न्याय के किसी भी सिद्धांत के तहत उपयुक्त नहीं है। इस दृष्टिकोण से इंक्रीमेंटल व्यवस्था को लागू किया गया और 15,000 स्क्वायर फीट तक से ऊपर का मतलब कोई भी जमीन हो 15,000 फीट तक स्क्वायर फीट पे रेट लगेगा। ये स्क्वायर फीट है, उसके ऊपर हेक्टेयर रेट लगेगा। यही तकनीकी तौर पर लोग समझना चाह रहे हैं कि हाँ, जो कैलकुलेशन आ रहे हैं कि भाई 5 गुना बढ़ गया, 7 गुना बढ़ गया, 8 गुना बढ़ गया, ये 1 एकड़ वाले 2 एकड़ वाले कैलकुलेट करके बोल रही हैं। तो
तो उस पे 1 एकड़ का कोई ज़मीन है तो पहले उस पे पूरे 1 एकड़ पे हेक्टेयर रेट लग जाता था, और अभी जो इंक्रीमेंटल है उस पे पहले 35 डिसमिल पे मतलब 15,000 स्क्वायर फीट पे स्क्वायर फीट रेट लगेगा, बाकी 65 डिसमिल जो ज़मीन है उस पर हेक्टेयर रेट लगेगा। तो उसके कारण से 1 एकड़ के कैलकुलेशन में जो पहले केवल हेक्टेयर रेट में देते थे वो बोल रहे हैं कि इतना गुना बढ़ गया उतना गुना बढ़ गया करके, जबकि 40 डिसमिल का उस समय कैलकुलेशन करते, 40 डिसमिल का कैलकुलेशन करते उसकी तुलना में 80 डिसमिल का भी कैलकुलेशन कम बैठता था। तो इस तरह की विसंगतियाँ थी जिसको एक रिफॉर्म के तहत ठीक करने का प्रयास किया गया है। मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि इस सारे प्रक्रिया में इसके अलावा एक जो मेजर बात था, और मैं बता दूं कि वो कंडिकाओं के संबंध में था कि हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 10,000 अलग अलग प्रकार की कॉम्प्लिकेटेड जटिल कंडिकाएं बनाकर रखी गई थी ताकि लोग भ्रष्टाचार कर सकें। विभाग के 10,000 से ज़्यादा कंडिका, 10,000 से ज़्यादा कंडिकाएं थी। केवल रायपुर में 1500 से ऊपर कंडिकाएं थी, जबकि आप नोएडा को जाकर देखेंगे तो नोएडा में बड़ी मुश्किल से 40-50 कंडिकाएं हैं। नोएडा जैसे शहर में, हमारे रायपुर में 1500 से ऊपर कंडिकाएं हैं। एक रोड में अगर आप जा रहे हैं तो एक रोड के एक किनारे पे अलग रेट है, अलग कंडिका है, उसी रोड के जस्ट सामने में दूसरी कंडिका है। मतलब जमीन के एक साइड में जमीन का रेट मान लीजिए 2,000 रुपये स्क्वायर फीट है और दूसरे साइड पर देख रहे हैं कि 6,000 रुपये स्क्वायर फीट है। ऐसे भी उदाहरण है। आप ये करने वाले कौन लोग थे और ये बरसों नहीं सिंडिकेट काम कर रहा था? निश्चित रूप से एक और उदाहरण दूंगा, जैसे 1 किलोमीटर का मान लीजिए रोड है, एक ही तरह का एरिया है, फिर भी 1 किलोमीटर के रोड में 3 प्रकार के रेट हैं। तो अगर किसी की सेटिंग हो गई विभाग वालों से, कुछ गलत लोगों से, नेगेटिव लोगों से, तो वो लोग सेटिंग करके कम रेट पे के रजिस्ट्री करा देते थे, सेटिंग जिसकी नहीं हुई ज़्यादा रेट पे करा देते थे। तो इन कंडिकाओं को समाप्त किया गया है। उस चक्कर में भी कहीं कहीं का रेट बढ़ा हुआ, ज़्यादा बढ़ा हुआ दिख रहा है टाइप। तो 10,000 जो कंडिकाएं थी उसको रेशनलाइज करते हुए लगभग 5,000 कंडिकाओं पे लाया गया है। तो इस तरह के बड़े रिफॉर्म्स के थे। कंडिकाएं बड़े शहरों के अनुपात में ज़्यादा ही है, अभी भी बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी उसको रेशनलाइज करके जहाँ जहाँ बेस्ट कर सकते थे वो किया गया। पूरे छत्तीसगढ़ के लिए 5,000 है। कहीं पर कंडिकाएं इस तरह से भी बनी हुई थी कि कहीं पर सिंचित जमीन का रेट कम है, असिंचित जमीन का रेट ज़्यादा है। अच्छा। इस तरह की भी कंडिकाएं थी। तो किसी को फेवर करने के लिए, गलत करने के लिए कुछ भी निकाल दिया जाता था। और जैसा कि आपने कहा कि इसके पीछे कौन लोग काम कर रहे थे, तो निश्चित रूप से एक बड़ा सिंडिकेट था जिसमें गलत प्रकार के नेगेटिव लोग विभिन्न वर्गों से जुड़े हुए थे। नहीं तो इसमें आप खुल कर कहिए, आप क्या इसमें पॉलिटिशियन भी थे, क्या इसमें रियल एस्टेट के बड़े कारोबारी भी थे, क्या ब्यूरोक्रेट्स भी थे? अब देखिए ये सारा चीज, जैसे आपको पता है कि बहुत सारे जगहों में ये सारी गलत तरीके मिलीभगत कैसा काम हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कहीं कहीं पर तो रजिस्ट्री रेट पे में 10 टाइम्स का भी डिफरेंस था। मतलब 1-1 करोड़ की रजिस्ट्री 10 लाख रुपए तक में हो रही थी। तो इस तरह के हालात थे। तो इसके पीछे नेगेटिव किस्म के, निश्चित रूप से वही आदमी इस तरह के हरकतों को करेंगे जिसको कच्चा पक्का का खेल करना है, कच्चा पैसा को खपाना है, वही लोग इस तरह। बहुत टेक्निकल मुद्दों पर आप आ रहे हैं। कच्चा और पक्का यानी बाजार भाव कुछ और है, लेकिन वहां पर जो गाइडलाइन दर है वो बेहद कम है। एक बड़ी खाई वहां पर दिखाई पड़ती थी। अब जब नए पॉलिसी को आपने लॉन्च किया है, दरें बढ़ा दी हैं, लगता है कि ये गैप खत्म होगा। दूसरी बात महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि रजिस्ट्री के समय एक जो भ्रम इस वक्त फैला हुआ है कि जमीनें महंगी हो गई हैं, आम आदमी की पहुंच से बाहर चली गई हैं। ये थोड़ा तकनीकी तौर पर लोग समझना चाह रहे हैं। जो गुना इतना अंतर है, उतना अंतर है बोला जा रहा है, वो बड़ी जमीनों के लिए बोला जा रहा है। और जो छोटी ज़मीनें उसमें इस तरह का कोई अनायास कोई इस तरह का डिफरेंस, कई गुना का इस तरह का डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। एक कैलकुलेशन को लोग जैसे 1 एकड़ का कैलकुलेशन करेंगे तो आपको कई गुना बढ़ा हुआ कहीं दिख सकता है, लेकिन कहीं 5,000 स्क्वायर फीट के लिए उठाएंगे तो ऐसा चीज़ रेयरेस्ट दिखेगा। और मैंने क्रेडाई के साथ बैठक की, मैंने रियल इस्टेट वाले लोगों के साथ बैठक की, मैंने कई ब्रोकर एसोसिएशन के साथ बैठक की, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ बैठक की, और मैंने ये भी कहा है साफ तौर पर कि इतने सारे रिफॉर्म अगर हुए हैं तो हो सकता है 2-5% एरिया में कुछ अव्यवहारिक तरीके का हो गया होगा। तो उसको ठीक करने के लिए विभाग और सरकार ओपन माइंडसेट के साथ सरकार की बात कर रहे हैं। अगर निश्चित रूप से कहीं पर एरर होगा, कहीं पर बहुत अव्यवहारिक होगा, जो उसको हम पूरी तरह से ठीक करने के लिए भी ओपन माइंडसेट के साथ तैयार बैठे। दूसरा चीज़ मैं पक्ष में बताना चाहूँगा कि ये जो मतलब जब गाइडलाइन रेट की तुलना में मार्केट रेट एकदम ज़्यादा हो जाता है तो उसका नुकसान किसको होता है, कैसे होता है, मैं 3 उदाहरण देना चाहूँगा।
एक उदाहरण है मान लीजिए किसान का, किसी किसान की जमीन को किसी उद्योगपति को या सरकार को मान लीजिए सड़क बनाने के लिए, नहर बनाने के लिए, या किसी उद्योगपति के लिए मान लीजिए अधिग्रहण हो रहा है, तो उसके लिए जब अधिग्रहण हो रहा है तो गाइडलाइन रेट जो होता है, गाइडलाइन रेट जो होता है, तो अगर वो एकदम कम है तो उसके लैंड एक्विजिशन में, भू अधिग्रहण में उसका मुआवजा तो उसी अनुपात में कम बनेगा, उसी अनुपात में कम बनेगा। तो उसके कारण 2016-17 से पिछले 8-9 सालों से गाइडलाइन रेट नहीं बढ़ा था, तो उसके कारण से जो किसानों को मुआवजा मिलता था उसमें भारी समस्या आ गई थी, ये जो मेजर प्रॉब्लम था। दूसरा, मान लीजिए कोई होम लोन वाला आदमी है, मध्यम वर्ग का आदमी है, उसको तो कोई कच्चा पक्का करना नहीं है, तो वो बेचारा जब कोई प्लाट खरीदने जा रहा है, कोई फ्लैट खरीदने जा रहा है कहीं पर भी, तो अगर प्लाट खरीदना है उसको और गाइडलाइन रेट एकदम कम है और वो चाह रहा है कि मैं बैंक फाइनेंस करा के इस प्लाट को खरीदूं, तो बैंक फाइनेंस उसको तो गाइडलाइन के वैल्यू को बेस बना करके होगा। इस पर ये भी कह रहे हैं कि बैंक बाजार भाव और गाइडलाइन भाव दोनों को सर्वे करता है, उसके अनुपात में फिर वो लोन देता है। कभी कभी किसी जमीन पर 80-80% तक बैंक लोन दे देता है। तो ये जो क्लियरिटी जो नहीं है इस वक्त, मैं ये कहना चाहता हूँ आशीष जी कि जैसे भाई ठीक है, एक बेस तो गाइडलाइन को बनाएगा ही बनाएगा ना बैंक, ठीक है, मार्केट रेट का उसका सर्वे जो बोल रहा हो, ठीक है, लेकिन गाइडलाइन को भी एक रेट तो बनाएगा ही बनाएगा, एक बेस, और एक बेस उसको बनाएगा तो गाइडलाइन रेट तो ऊपर रहेगा, तो उसको वैल्यूएशन में मदद तो मिलेगी ही मिलेगी। मिडिल क्लास आदमी को, उसको तो कोई कच्चा पक्का नहीं खरीदना है, उसको अपने उसी सैलरी के पैसे से लाल भाजी भी खरीदना है, उसी सैलरी के पैसे से बेचारे को बचत करके प्लॉट भी खरीदना है। तो अगर गाइडलाइन वैल्यू उसका बेहतर होगा तो उसको वैल्यूएशन में मदद मिलेगी। प्रदेश की 68% रजिस्ट्री गाइडलाइन रेट से ऊपर हो रही थी। अच्छा, पूरे प्रदेश की 68% रजिस्ट्रियां गाइडलाइन रेट से ऊपर हो रही थी। इस बात का स्वयं में प्रमाण था कि गाइडलाइन रेट की तुलना में मार्केट रेट बहुत बढ़ चुके थे, बहुत बढ़ चुके थे। सब लोग जानते हैं इस चीज को। तो ये होम लोन की दृष्टि से भी बेहतर होगा। मान लीजिए आपका ही कोई प्लाट है, आज उसके एवज में आप कोई लोन लेना चाहते हैं और गाइडलाइन रेट 8 साल 10 साल से नहीं बढ़ा है, अब बैंक में लोन मांगने जाएंगे तो गाइडलाइन को ठीक है मार्केट सर्वे करके कुछ एक आधार बनाएगा, लेकिन गाइडलाइन को भी तो एक आधार बनाएगा ही बनाएगा कोई भी बैंक वाला। तो आपको मान लीजिए कोई दूसरा बिजनेस करना है, दूसरा काम करना है, तो भी उसके एवज में मान लीजिए आप लोन लेना चाहते हैं, एक मिडिल क्लास का आदमी, एक सामान्य आदमी या एक बड़ा बिजनेसमैन आदमी भी, तो भी वो गाइडलाइन रेट कम है तो उसके आधार पर लोन भी उसको कम मिलेगा। तो जब दुनिया में सब चीज़ों का रेट बढ़ रहा है तो मेरा ये मानना है कि गाइडलाइन रेट का मार्केट रेट से एकदम कम हो जाना बहुत इकोनॉमी के लिए, लोगों के लिए, किसानों के लिए, मिडिल क्लास के लिए डेंजरस है। और वहीं मार्केट रेट की तुलना में गाइडलाइन का भी बढ़ जाना वो भी रियल इस्टेट के कारोबार के लिए बहुत खतरनाक है। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस करने का जो हमारा प्रयास है वो हमारा मेन एजेंडा है। और कहीं पर भी अव्यवहारिक हो, जो 2-4% एरिया में हो गया, उसको सुधारने के लिए ओपन माइंडसेट के साथ सरकार खड़ी बैठी हुई। ये एक तकनीकी एक पेच यहाँ पर ये भी है कि रजिस्ट्री शुल्क को लेकर भी लोग ये कह रहे हैं कि चूंकि गाइडलाइन दर बढ़ गई है तो रजिस्ट्री शुल्क भी ज्यादा देनी होगी। तो ये जो दरें बढ़ गई हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, सही समय पे सही निर्णय लिया जाएगा। मैं हमारी छत्तीसगढ़ की जनता को, हमारे मुख्यमंत्री जी की ओर से, हमारी सरकार की ओर से आश्वस्त करता हूं कि गाइडलाइन रेट अगर जहां पर सेटल होता है, जो कि एक विभिन्न कि आप ये इशारा कर रहे हैं कि इस पर कुछ रिलैक्सेशन नहीं, समय उचित समय पे उचित निर्णय लेंगे, निश्चित रूप से सकारात्मक निर्णय सही समय पे लेंगे। ऐसा नहीं लगता कि जिस तरीके से एक परसेप्शन डेवलप राज्य के भीतर हुआ है गाइडलाइन दरों को बढ़ाने के बाद, जिस तरीके से प्रदर्शन कुछ लोगों ने किया है जी, एक बड़ा पत्थर लेके आपने मधुमक्खी के छत्ते पर दे मारा है? नहीं, देखिए कोई भी रिफॉर्म करते हैं तो एक तो लोगों को पहले आसानी से सीधा समझ में नहीं आता, क्योंकि बहुत टेक्निकल विषय है। मैं तो काफ़ी अच्छे पत्रकारों को, अच्छे पॉलिटिशियंस को समझाने में मुझे घंटा लगाना पड़ता है। तो एक तो मैंने कहा भाई स्क्वायर फीट रेट को सरकार ने समाप्त किया, उसके कारण भी एक बैलेंसिंग के लिए कहीं ना कहीं बढ़ाने की मजबूरी थी। दूसरा, हर वर्ग का सोचना सरकार के लिए ज़रूरी है कि भाई एक हमको किसानों की भी चिंता सरकार को करनी है, मिडिल क्लास की भी चिंता करनी है, गाइडलाइन रेट अप्रोप्रिएट रहे तो लोन लेने वाले को भी सही रेट मिले उसकी भी चिंता करनी है। एट द सेम टाइम
हम रियल इस्टेट का कारोबार भी ठीक तरीके से चले, उसको भी सरकार के रूप में, पॉलिसी मेकर के रूप में, नीति निर्माता के रूप में हमको चिंता करनी है। तो कोई भी रिफॉर्म आता है तो उसको समझने में, उसके पूरे रिजल्ट्स आने में लोगों को थोड़ा समय लगता है। मैं इतना कह सकता हूँ कि जितने रिफॉर्म्स हुए हैं ये मिडिल क्लास लोगों के लिए, किसानों के लिए, निम्न मध्यम वर्ग, आय वर्ग के लोगों के लिए कोई उनके लिए पीड़ादायक नहीं होंगे। ये जो कुछ वर्गों के लिए निश्चित रूप से जो नेगेटिव किस्म के लोग होते हैं, जिनको कच्चा पक्का खपाना है, बड़े कुछ नेगेटिव ब्यूरोक्रेट होते हैं, नेगेटिव पॉलिटिशियन होते हैं, नेगेटिव बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, सभी के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो लोग होते हैं कुछ नेगेटिव लोग, उनके लिए ये ज़्यादा पेनफुल है, और जो ज़्यादा उल्टा पलटा करते हैं उनके लिए ज़्यादा पेनफुल है। उसके बाद भी मैं बोल रहा हूँ कि हमको सब सेक्टर की चिंता करनी है, किसान की भी, मिडिल क्लास की भी, रियल इस्टेट कारोबारी साथियों की भी, वो भी इकोनॉमी के और प्रदेश के अभिन्न हिस्से हैं। तो हम कहीं पर भी अव्यवहारिक हुआ, हमने तो सबको ओपनली बोला है कि जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि अव्यवहारिक हो रहा है, 2-5% एरिया में ही ये चीज़ आपको मिलेगा। जो कैलकुलेशन दिखाया जा रहा है वो टेक्निकल तरीके से कोई 1 एकड़ को दिखा रहा है, उसी को आप स्क्वायर फीट 5000 स्क्वायर फीट को उसी जगह कैलकुलेशन करेंगे तो अलग आएगा। तो हम सब चीज़ के लिए ओपन माइंडसेट के साथ सरकार तैयार है, और कहीं पर भी जो अव्यवहारिक टाइप का रिजल्ट आ रहा है उसको ठीक करने के लिए भी हम तैयार ये आप जोर दे रहे हैं, इस चीज को मान भी रहे हैं कि कहीं कहीं यदि अव्यवहारिक इतने बड़े रिफॉर्म जब हुआ है के बीच, तो उस बीच में 2-5% एरिया में टाइम बाउंड फ्रेम भी आपने तय किया होगा बतौर मंत्री की, इतने वक्त, इतने मियाद के भीतर जी जो चीजें हैं, जो सुधारने वाली चीजें हैं, वो सुधार ली जाएंगी। मैं डेली बेसिस पर चेंबर के साथ, ब्रोकर एसोसिएशन साथ, रियल इस्टेट एसोसिएशन के साथ, क्रेडाई के साथ, मैं जब भी आ रहे हैं लोग, मैं जब भी समय मांग रहे हैं मैं समय दे रहा हूं, मैं अपनी ओर से भी उनको बुला रहा हूं, और सहमत होकर जा रहे हैं। निश्चित रूप से आप उनसे चर्चा कर सकते हैं कि जो चर्चाएं हुई है वो निश्चित रूप से सकारात्मक दिशा में चर्चा हो रही है। और इतना मैं कह सकता हूं कि सबके मन में मतलब बहुत ही क्लैरिटी आ रही है, और हम लोग लगातार संपर्क में हैं। और जो मेजर हमने स्टेप लिया है कि पहले 1 अप्रैल को वित्तीय वर्ष चालू होता था तब इस तरह के निर्णय लिए जाते थे, इस तरह के निर्णय तब लिए जाते थे, हमने इसको भी संशोधन करके कर दिया कि एक सतत प्रक्रिया होगी, एक सतत प्रक्रिया होगी, कभी भी हो सकता है। तो हमने ये कहा कि भाई जो जितना चीज़ समझ में आता जा रहा है उसको हम बहुत तेज़ी से रिफॉर्म करने के लिए, सुधार करने के लिए तैयार है। इसमें कोई मुहूर्त 1 अप्रैल का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, एक सतत, एक वन टाइम ईयर का प्रोसेस ना होकर के सतत प्रक्रिया होगी, ये भी व्यवस्था की जा चुकी। एक और सवाल उठ रहा है लोगों के बीच से और इसका जवाब भी जरूरी हो जाता है। लोग ये कह रहे हैं कि पिछली सरकार ने 30% की छूट दे दी, पिछली सरकार ने 5 डिसमिल से छोटे प्लॉट की रजिस्ट्री खोल दी, उस पर भी रोक लगी, नई सरकार में छोटे प्लॉट रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई। इसका कितना ज़्यादा इम्पैक्ट असेसमेंट आप लोग ने किया है, वो भी तब जब कलेक्टर गाइडलाइन को आपने बढ़ाया है? जी, मैं 2 पक्षों पे आपको रखना चाहूँगा आशीष जी। जो एक आपने 5 डिसमिल का विषय रखा है, उसमें मैं स्पष्ट करूं कि वो राजस्व विभाग का विषय होता है, पंजीयन विभाग का विषय नहीं होता है। तो लोग इसे कनेक्ट इस वक्त कर रहे हैं, बट मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि वो पंजीयन विभाग से संबंधित नहीं है। उसको आदरणीय टंकराम जी से आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं उसके पक्षों को। और जो आपने कहा कि पिछली सरकार ने 30% की कमी की, आपको मैं बताना चाहूँगा आशीष जी, पिछली सरकार ने कई जगहों पे गाइडलाइन को 10 दिनों के लिए भी कम किया था। अच्छा, ठीक है, स्पेसिफिक लोकेशन के लिए, स्पेसिफिक एरिया के लिए, स्पेसिफिक लोकेशन के लिए, और निश्चित रूप से कुछ स्पेसिफिक लोगों को फेवर करने के लिए। तो इन्होंने तो 30% रेट जो कमी की थी, जब रियल इस्टेट अप साइकिल में आ रहा था तब भी 30% की जो कमी की थी, इसके पीछे इनको किसानों की कोई चिंता नहीं थी, मिडिल क्लास की इनको कोई चिंता नहीं थी। इनको तो केवल कच्चा खपाना था, जो शराब का पैसा इकट्ठा कर रहे थे, महादेव ऐप का पैसा इकट्ठा कर रहे थे, कोयले का पैसा इकट्ठा कर रहे थे, उसको खपाना था। इसलिए इन लोगों ने इस तरह की हरकत की हुई थी। हम ये कहते हैं कि गाइडलाइन रेट मार्केट रेट की तुलना में एकदम कम भी ना हो, और गाइडलाइन रेट मार्केट रेट की तुलना में अव्यवहारिक भी ना हो। एकदम कम रहेगा तो किसानों को, मिडिल क्लास को, लोन लेने वालों को दिक्कत होगी। गाइडलाइन रेट अपर साइड में चला जाएगा तो रियल इस्टेट कारोबारियों को दिक्कत होगी। इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना इस रिफॉर्म का उद्देश्य है। और मैं फिर बोल रहा हूँ, कहीं पर 2-4%, 5% चीज़ों में अव्यवहारिक लग रहा होगा, उसको ठीक करने के लिए सरकार ओपन माइंडसेट के साथ तैयार है, जो एक सतत प्रक्रिया के तहत लगातार उसको ठीक किया जाएगा। एक बात ये भी आ रही है कि स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे की जो कनेक्टेड जो ज़मीनें हैं, वहाँ की गाइडलाइन दरें कुछ जगहों पर, शायद कुछ जगहों पर या शायद
एक जी। कॉमन होगा, जी एक जैसा रेट तय किया गया जी है, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे। जी जी। एक्चुअली क्या होता था आशीष जी कि जैसे क्या होता था कि किसी मान लीजिए एक वार्ड है, एक वार्ड के अंदर में 25 प्रकार का कंडिका बना देती थी और उसी को मैनिपुलेट करके कुछ विभाग के भी कुछ नेगेटिव लोग और कुछ एक कॉकस बना के नेगेटिव एक्टिविटी करते थे। इसलिए सिंप्लीफिकेशन की दृष्टि से कई तरह की कंडिकाओं को हटाया गया है। ये मेरे संज्ञान में भी अभी 1-2 दिन पहले ही लाया गया है, तो उस पर भी हम विचार कर रहे हैं और उस पर भी अप्रोप्रिएट डिसीजन लेंगे, किसी को चिंता करने की जरूरत ये आपने कई दफे कह दिया कि विभाग के भी नेगेटिव निश्चित लोग, रूप। तमाम नेगेटिव लोग जी। आइडेंटिफाइड हैं। ये कौन लोग हैं जो अरे कई एक्शन भी लिए हमने जब इस विभाग में शुरू में आए थे, तो चीज़ों को सुधारने का भी काम किया। रजिस्ट्री में भी गाइडलाइन की ही चर्चा हो रही है। हमने अनेकों अच्छे काम किए हैं इन रिफॉर्म्स के माध्यम से, उसकी भी चर्चा दब गई है और आने वाले समय में निश्चित रूप से बाहर आएगी। जैसे हमने रिफॉर्म करते हुए किया कि पहले कोई मान लीजिए डाइवर्सन करा लिया, डाइवर्सन। अब उसको रजिस्ट्री कराने जा रहा है तो उसको कई गुना ज़्यादा पैसा देना पड़ता था, हमने उसको भी समाप्त करने का काम किया है। पहले कोई मान लीजिए कि कोई पेड़ लगा हुआ है तो पेड़ पे कितना रजिस्ट्री शुल्क लग जाता था, उसके कारण लोग रजिस्ट्री कराने से पहले पेड़ को काट देते थे ताकि रजिस्ट्री शुल्क ना देना पड़े। हमने उसको भी पेड़ों पर रजिस्ट्री को जीरो कर दिया। ऐसे बहुत सारी सहूलियतें भी दी हैं, बहुत सारी चीज़ों में सिंप्लीफिकेशन करके रजिस्ट्री के रेट को कम भी किया है। जो गाइडलाइन रेट जो जोड़ा जाता था उनको समाप्त भी किया है सिंप्लीफिकेशन के लिए, जिसका लोगों को फायदा भी निश्चित रूप से मिल रहा है। बट ठीक है, अभी हल्ला हो रहा है रिफॉर्म में तो वो चीज़ें दब गई। आने वाले समय में निश्चित रूप से लोग समझ में आएगा कि कितनी तार्किक चीज़ें की गई हैं और जहाँ पे हमारी उसको हम सुधारने के लिए एक तैयार हैं। सरल बार-बार मैं शब्दों बोल में रहा हूँ। एकदम सामान्य आदमी की समझ के हिसाब से जी ये बता दीजिए कि गाइडलाइन दरों को बढ़ने के बाद किस किस तबके को फायदा हुआ, जी किस किस तबके को नुकसान हुआ। जी, अब मैं ये बोलूँगा, देखिए कि सरकार का काम है सभी पक्षों के बीच में बैलेंस बनाना। पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिससे सभी पक्षों का बैलेंस रहे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था, प्रदेश की जीडीपी अच्छे तरीके से आगे बढ़े। ये पॉलिसी सरकार का मूल उद्देश्य है। अब उसमें मैं ये नहीं बोलूँगा कि जो नेगेटिव थे, जिनको कच्चा पक्का करना था, और नेगेटिव ब्यूरोक्रेट हो सकते हैं, नेगेटिव पॉलिटिशियन हो सकते हैं, नेगेटिव बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, सबके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट जो नेगेटिव किस्म के लोग होते हैं और जिनको केवल उद्देश्य से कच्चा पक्का खपाना था, उनके लिए तो सरदर्दी वाला मामला है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। लेकिन मैं दूसरी ओर कहना चाहूँगा कि जो पॉजिटिव तरीके से काम करने वाले किसान हैं, होम लोन लेने वाले मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनके लिए तो सीधा सीधा फायदे का विषय है। और जो रियल इस्टेट के भी साथी हैं, जो जेन्युइन तरीके से काम करना चाह रहे हैं, उनको भी इन सारे प्रोसेस से फ़ायदा ही मिलेगा। और मैं ये कहना चाहूँ, जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग है, अफोर्डेबल हाउसिंग गाइडलाइन रेट बढ़ने के बाद वो अफोर्डेबल हाउसिंग जो मध्यम वर्ग के लोग खरीदते हैं, वो तो बैंक लोन करा के खरीदते हैं। इसमें बैंक लोन लेना आसान पड़ेगा उनको, तो अफोर्डेबल हाउसिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको बूस्ट मिलेगा रियल इस्टेट में, वो भी होगा। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि कहीं पर जो चीज़ें 2-4% एरिया में अव्यवहारिक हैं, उसको सरकार सुधारने को भी तैयार है। तो रियल इस्टेट को भी हम ओपन होकर मदद करने को तैयार। अच्छा, ये सबके बीच बैलेंस अफोर्डेबल हाउसिंग को बूस्ट मिलेगा आप कह रहे हैं जी। क्या ऐसा कोई आंकड़ा आप तक पहुंचा है कि जब से गाइडलाइन दरें बढ़ी हैं जी, तब से लेकर अब तक रजिस्ट्री जो होती है सामान्य दिनों में, उसमें कुछ कमी आई है? नहीं, रजिस्ट्री में कोई खास कमी नहीं है। रजिस्ट्री में लगभग बराबर रजिस्ट्री चल रही है, रजिस्ट्री में कोई कमी नहीं आई है। अभी नहीं आई है। और दूसरी चीज, हालांकि मुझे लगता है कि जैसे कई बार होता है कि अब मैं ही खुद बोल रहा हूँ कि भाई कुछ चीज़ों को जो अव्यवहारिक उसको ठीक करेंगे, तो उसके कारण थोड़ा सा अनसर्टेनिटी का माहौल बनता है। तो उस कई लोग अनसर्टेनिटी के माहौल में यहाँ हमने चर्चा की, तो उसके कारण से कई बार रुक सा जाता है। तो केवल मतलब अभी रजिस्ट्री में कोई कमी नहीं आई। और सरकार को कितना फायदा हो रहा है इसमें? सरकार को मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ, इसमें कोई विशेष फायदा नहीं है। 10-20-30% का ग्रोथ हर साल मोटा मोटी आता है। मोटे तौर पे राजस्व कितना है पंजीयन से? 3000 करोड़ के लगभग का अब राजस्व कितना बढ़ आता है। जाएगा ये मतलब इसमें मान के चलिए कि कई चीज़ों में हमने कमी भी की है। जैसे हमने कहा कि भाई जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र में स्क्वायर फीट रेट खत्म हो गया, तो जो वहाँ पे रजिस्ट्री कराने आ रहा था, 50 लाख की उसकी रजिस्ट्री मान लीजिए हो रही थी, वो सीधा 5-10 लाख पे आ गई है। अच्छा, स्क्वायर फीट रेट समाप्त करने से। ठीक है, तो केवल बढ़ा नहीं है, कई जगह ये इस पॉलिसीज के कारण बहुत जगह ड्रास्टिकली कम भी हुआ है। तो कई जगह हमको रेवेन्यू का लॉस भी होगा। मैंने कहा कि डाइवर्सन के सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है, तो डाइवर्टेड ज़मीन में जो रजिस्ट्री जो आती थी उससे कम होगा। ठीक है, हमने कहा कि पेड़ों पर रजिस्ट्री समाप्त कर दिया, उससे कम होगा।
तो ये रिफॉर्म ऐसे हैं जिसमें कई रिफॉर्म ऐसे हैं जो कि रजिस्ट्री को कम भी करेंगे। तो ओवरऑल जो एक नॉर्मल ग्रोथ आता था उसी तरह का ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और गाइडलाइन रेट से 68% रजिस्ट्री तो पहले भी ज़्यादा पे हो रही थी। तो एक नॉर्मल ग्रोथ जो आता था वही ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कहीं से रेवेन्यू बढ़ाने का मसला है ही नहीं, ये रिफॉर्म का मसला है, तार्किकीकरण का मसला है। 13,000 करोड़ के भारत सरकार के प्रोजेक्ट भी हो सके, भारतमाला जैसे स्कैम भी ना हो, किसानों को मुआवजा भी ठीक मिले, होम लोन लेने वालों को लोन भी आसानी से मिले और रियल एस्टेट भी चलता रहे। ये सब के बीच एक संतुलन बनाने का ये रिफॉर्म है, ना कि रेवेन्यू बढ़ाने की कोई कोशिश। ठीक है, अब थोड़ा राजनीतिक सवाल भी ले लेते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बयान दिया ट्वीट के जरिए। उन्होंने ये कहा कि अब जो बैंक का लोन होगा वो लोन तो आदमी ले लेगा, ज्यादा लोन मिल जाएगा, लेकिन वो लोन ना पटाए तो वो घर तो उसका बैंक कब्जे में ले लेगी तो भी उसको बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसे संदर्भ में उनका ट्वीट है। लबोलुआब ये है कि बैंक लोन फ्रॉड बढ़ जाएगा। नहीं, उनका गलत आकलन है। पहले तो बता दूं, वो जब मैं वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया में, कैमरे के सामने है और कहीं मोतीमपुर या किसी जगह का ऐसे बगल में पूछ रहे हैं, हाँ कितना बढ़ा है, कैमरे में आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो बिना जानकारी के आरोप प्रत्यारोप के आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। एक तो मैं बोलूँगा। दूसरा, उन्होंने मोतीमपुर का जो उदाहरण दिया है वो पूरा उन्होंने झूठ बोला है। मैं स्पष्ट रूप से कैमरे में कह रहा हूँ कि मोतीमपुर के बारे में उन्होंने जो कहा इतना बढ़ा दी 2017 से वहाँ पे रेट थे, उनके पूरे कार्यकाल के 5 साल में अलग रेट थे। जो जिक्र कर रहे हैं पूर्णतः गलत, उन्होंने फॉल्स स्टेटमेंट दिया है, झूठ बोला है आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने। तो इस तरह की चीज़ें हैं। दूसरा चीज़ आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि गाइडलाइन रेट में आप भी जानते हैं कई जगह 10-10 गुने का अंतर था। अब मान लीजिए 2 गुना, मान लीजिए 100 का 10 रुपये गाइडलाइन था, अब मान लीजिए बढ़ को 20-30 रुपये अभी कहीं पर हो गया है। तो उससे ऐसा क्या फ्रॉड हो जाएगा? उसका मार्केट रेट तो 1 करोड़ के आसपास ही है। तीसरा, आपने खुद ही कहा कि भाई बैंक, कोई भी बैंक है, लोन देने के पहले तो दोनों चीज़ों का आकलन करती है, गाइडलाइन रेट का भी, मार्केट रेट का भी। तो मार्केट रेट मान लीजिए 2-4% जगहों में गाइडलाइन रेट बढ़ा ज़्यादा भी हो गया होगा, तो बैंक तो मार्केट रेट को भी देखकर लोन देगी ना। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र वो पूरे खोखली बातें कर रहे हैं, कई फैक्चुअल झूठ बोले हैं और कैमरे के सामने बगल में पूछ के कर रहे हैं। तो उनको बिना जानकारी के, बिना इशू को समझे हुए वो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। तो चलिए, तमाम विषयों पर बातचीत हमने किया है, क्योंकि एक जन सामान्य के बीच, आम लोगों के बीच जो गाइडलाइन दर बढ़ी है उसको लेकर कई कश्मकश है, कई सवाल है। उन तमाम सवालों को समझने की कोशिश हमने पंजीयन मंत्री ओम प्रकाश चौधरी जी से की है। कुछ के जवाब मिल गए हैं और कुछ जो जगह ऐसी है जहां रिवैल्यूएशन करने की जरूरत है, उस पर भी कह रहे हैं कि रिवैल्यूएशन की गुंजाइश है और आने वाले दिनों में उस पर कुछ सरकार फैसला भी ले सकती है। लेकिन बड़ी बात जो निकलकर सामने आई वो बात यह है कि 13,000 करोड़ के आसपास का जो एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर राज्य के भीतर डेवलप हो सकता था, वो मुआवजे में बड़ी रकम की बंदर बाट के चलते नहीं हो पाया। ठीक है, बहुत सारे जवाब तो मिल चुके हैं और आने वाले दिनों में गुंजाइश बढ़ेगी बिल्कुल की और भी सवाल निकल कर आएंगे। हम जवाब के लिए फिर से सरकार के मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं और चूंकि इस पूरे मसले को डील कर रहे हैं और ये मान भी रहे हैं कि गुंजाइश बरकरार है, कुछ चीजों पर सरकार आने वाले दिनों में छूट दे सकती है। फिलहाल इंतजार करने की स्थिति है। आज हम दर्शकों के लिए जो सवाल हम तक पहुंचे थे उसका जवाब तलाशने यहाँ आए थे और बहुत सारे जवाब तो मिल भी गए हैं। आगे भी जो गुंजाइश की बात मंत्री के तौर पर कह रहे हैं ओम प्रकाश चौधरी जी, उस पर नजर होगी और वो भी फैसला सरकार का लोगों के बीच जल्द ही देखने को मिल सकता है। जय जवाहर। अभी की बातचीत के लिए नमस्कार। जय जवाहर।